Assalamu alaikum. Welcome to this online lecture series on data mining. This is our fourth lecture on the topic of supervised learning and classification. The topic of our today's lecture is decision trees, and in this lecture we will discuss what are the different test conditions for different type of attributes in the process of decision trees, and we will also discuss what are the different types of attribute selection measures available for decision tree induction. So as far as the recap of the previous lecture, we had discussed the basic concepts of decision trees, as well as we had discussed the basic decision tree induction algorithm, and at the end we had discussed what are the different termination conditions in the process of decision tree induction. So in this lecture we'll first discuss how to specify the test condition. Test condition actually depends upon the type of attributes as well as the number of ways we want to split. So जब हम लोग decision trees की बात करते हैं और decision trees में जब हम लोग टेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली टेस्ट कंडीशन में हम लोग अगर आपको हमारी प्रीवियस एग्जांपल याद है जब हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास एक बाइस कंप्यूटर, एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा सेट है जिसमें आपके पास एज का एट्रीब्यूट है, आपके पास इनकम का एट्रीब्यूट है, उसके बाद स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग एंड बाइस कंप्यूटर आपके पास एक टारगेट एट्रीब्यूट है या आपकी आउटकम या क्लास एट्रीब्यूट है. सो एज में आपके पास अगर आपको याद हो तो आपके पास उसका आउटकम थी यूथ, सेकंड आउटकम इज़ सीनियर एंड द थर्ड वन इज़ मिडिल एज. सिमिलरली आपके पास इनकम के लिए हाई एंड लो की आउटकम्स थी इनकम की, उसके बाद स्टूडेंट की येस एंड नो, और क्रेडिट रेटिंग के लिए फेयर एंड एक्सीलेंट. सो द फर्स्ट वन हम लोग ने बात की कि टेस्ट कंडीशन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स. हम लोग जब टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि एट्रीब्यूट कौन सा है. देन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट हम लोग टेस्ट कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं. लाइक आइदर इट इज़ अ बाइनरी एट्रीब्यूट, नॉमिनल, ऑर्डिनल और कंटिन्यूस एट्रीब्यूट. इनके बारे में हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सो उसके बाद है टेस्ट कंडीशन डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वेज वी वांट टू स्प्लिट. सो इससे क्या मुराद है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि टू वे स्प्लिट एंड द सेकंड वन इज़ मल्टी वे स्प्लिट. सो टू वे स्प्लिट और मल्टी वे स्प्लिट में क्या डिफरेंस है? सो टू वे स्प्लिट में हम लोग जब हमें हमारा एल्गोरिदम रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ने जो डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है वो बाइनरी ट्री होना चाहिए. लाइक डिसीजन ट्रीज़ के कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि डिसीजन ट्रीज़ के कुछ एल्गोरिदम हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपका जो ट्री कंस्ट्रक्ट करना है आपने वो आपका बाइनरी ट्री होना चाहिए. बाइनरी ट्री मींस कि हर नोड के 2 चाइल्ड्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए. सो अगर हम लोग उस केस में हम लोग टू वे स्प्लिट को कंसीडर करते हैं. जबकि जब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हमारे पास बाइनरी ट्री की, सो देन वी कैन गो टुवर्ड्स मल्टी वे स्प्लिट. लाइक अब इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग ने यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एज का एक एट्रीब्यूट है, उसकी आउटकम्स है हमारे पास यूथ, सीनियर एंड मिडिल एज. सो ये एक मल्टी वे स्प्लिट है क्योंकि इसमें हम लोग 2 से ज़्यादा ब्रांचेस, 2 से ज़्यादा वेज में हम लोग इस एट्रीब्यूट को या हमारे डाटा सेट को डिवाइड कर रहे हैं या उसकी पार्टीशनिंग कर रहे हैं. सो जब हम लोग टू वे स्प्लिट की बात करते हैं तो हम लोग किसी तरह इसको 2 सबसेट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. लाइक सपोज हम लोग यूथ एंड सीनियर को कंबाइन करके एक सेट कंसीडर करते हैं, सबसेट कंसीडर करते हैं, एंड मिडिल एज को एज ए सेकेंड सबसेट कंसीडर कर लेते हैं. या हम लोग सीनियर एंड मिडिल एज को 1 सबसेट कंसीडर करते हैं और यूथ को एज ए सेकेंड सबसेट. सो इस तरह आपके जो नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट है वो हमारे पास 2 वेज हम लोग इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और एट द एंड एज ए रिज़ल्ट हमें एक बाइनरी ट्री मिलता है. सो इन्हें फर्दर स्लाइड्स में डिटेल से देखते हैं.
with examples. So nominal attributes के लिए actually nominal attributes, continuous, binary और ordinal, इनके बारे में हम लोग डिटेल में हमारे introductory lectures में हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि nominal attributes कौन से होते हैं, ordinal attributes कौन से हैं, या so on. So nominal attributes के लिए मल्टीवे स्प्लिट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं as many partitions as its डिस्टिंक्ट वैल्यूज़. मीन्स कि नॉमिनल एट्रीब्यूट्स की जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं हम लोग उसको उस डाटा सेट की उतनी पार्टीशनिंग्स या पार्टीशंस हम लोग कर सकते हैं. लाइक मैरिटल स्टेटस है, उसमें हमारे पास उसकी 3 आउटकम्स हैं, सिंगल, डिवोर्स्ड एंड मैरिज. सो मल्टीवे स्प्लिट में हम लोग हर एक के लिए एक अलग से ब्रांच या अलग से उसको आउटकम कंसिडर कर सकते हैं. लाइक मैरिटल स्टेटस, आइदर इट इज़ अ सिंगल और आइदर इट्स डाइवोर्स्ड और मैरिड. लेकिन जब हम लोग बाइनरी स्प्लिट की बात करते हैं या टू वे स्प्लिट की बात करते हैं तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 सबसेट्स के अंदर. अब 2 सबसेट्स जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये चीज़ माइंड में रखते हैं, ये हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि वो हम लोगों ने सबसेट कंसीडर करना है जो कि हमें ऑप्टिमल पार्टीशनिंग करे हमारी उस डाटा सेट की. अब ऑप्टिमल पार्टीशनिंग क्या होती है वो भी हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे. सो अभी के लिए ऑप्टिमल पार्टीशनिंग मींस जो कि हमने वो 2 सबसेट्स कंसीडर करने. लाइक यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको, यहाँ पे लाइक इसमें मैरिड और दूसरा सबसेट हो सकता है सिंगल एंड डिवोर्स्ड, या ये पार्टीशनिंग भी हो सकती है या ये 2 सबसेट्स भी हो सकते हैं. लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा होगा, इसमें ऑप्टिमल कौन सा होगा, हम लोगों ने वो चूज़ करना है. सो ऑप्टिमल कैसे फाइंड करते हैं हम अपने इसी लेक्चर के सेकंड टॉपिक में देखेंगे जो कि है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स. सो उसमें हम लोग इस पे बात करेंगे. लाइक यू कैन सी ये भी 2 सबसेट्स हो सकते हैं, ये भी 2 सबसेट्स हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं. लेकिन हम लोगों में से इनमें हम लोगों ने इनमें से वो चूज़ करना है जो कि ऑप्टिमल पार्टीशनिंग करे. ऑप्टिमल पार्टीशनिंग मीन्स कि हमारे डाटा सेट को होमोजेनियस क्लासेस में डिवाइड करे. सो जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स की तो इसमें मल्टीवे स्प्लिट में भी वही सिनेरियो है कि हम लोग उसको एज मैनी पार्टीशनिंग, उतनी ज़्यादा पार्टीशन बना सकते हैं जितनी उसकी आउटकम्स होती हैं. लाइक शर्ट साइज़ की बात करें तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज. सो हम लोग इसको इसकी 4 पार्टीशंस इसकी कर सकते हैं. लेकिन जब बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में अगेन क्या है कि हमने 2 वे स्प्लिट करना है या 2 सबसेट्स के अंदर डिवाइड करना है. और अगेन इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि जो ऑप्टिमल होगी, एंड एक और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि हमने इसमें ऑर्डर की प्रॉपर्टी को भी कंसीडर करना है. ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसमें स्मॉल एंड मीडियम एक ऑर्डर है. हम ये नहीं कर सकते कि स्मॉल और लार्ज को कंबाइन कर दें और मीडियम और एक्स्ट्रा लार्ज को कंबाइन करके अनदर सबसेट बना दें. सो ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स के अंदर, जबकि नॉमिनल एट्रीब्यूट्स के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जो कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया. सो इसकी क्या हो सकते हैं 2 सबसेट्स क्या हो सकते हैं, या तो हम लोग स्मॉल मीडियम ले सकते हैं और दूसरा सब लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, या फिर स्मॉल एक साइड पे हो सकता है और मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज हम लोग एज ए सेकेंड सबसेट कंसिडर कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे इसी एट्रीब्यूट को इसको अगेन 2 वे सबसेट में या 2 सबसेट्स में डिवाइड किया हुआ है, और यू कैन से इट इज़ अ 2 वे स्प्लिट फॉर द शर्ट साइज एट्रीब्यूट. सो यहाँ पे एक सबसेट है इसका स्मॉल एंड लार्ज, एंड द सेकंड वन इज़ मीडियम एंड एक्स्ट्रा लार्ज. सो व्हाट अबाउट दिस स्प्लिट, आइदर इट इज़ ओके और इट्स रॉन्ग. What do you think? So actually this grouping violates order property. Like जब हम लोगों ने ordinal attribute की बात की तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इसमें order property को भी consider करते हैं, और order हमारे subsets में order जो है वो violate नहीं होना चाहिए. जबकि इस example में small and large जब हम लोगों ने सबसेट कंसीडर किया, एंड मीडियम एंड एक्स्ट्रा लार्ज जब हम लोगों ने दूसरा सबसेट कंसीडर किया, तो यहाँ पे ऑर्डर वायोलेट या ऑर्डर प्रॉपर्टी वायोलेट कर लिया. लाइक स्मॉल एंड देन हम लोग स्किप कर रहे हैं मीडियम को एंड लार्ज को ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है हम मीडियम ले रहे हैं और लार्ज को स्किप करके एक्स्ट्रा लार्ज ले रहे हैं.
सो ये यहाँ पे कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन टू वे सबसेट्स के अंदर। सो ये आपका रॉन्ग स्प्लिट होगा और आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट अगेन हम लोगों ने कैसे चूज़ करना है कि ऑप्टिमल कौन सा होगा इन दोनों में से। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स। सो कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स के लाइक आप लोगों को पता है कि उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, कंटिन्यूस नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। सो लाइक एज की बात करें, हमारी प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास एज एट्रीब्यूट था जिसमें हमारे पास यूथ, मिडिल एज एंड सीनियर, ये तीन उसकी आउटकम्स थी। लेकिन एज को अगर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ या कंटिन्यूस वैल्यूज़ कंसीडर करें तो उसमें क्या होगा, आपकी एज 10 ईयर्स भी हो सकती है, 25 ईयर्स भी हो सकती है, 35 ईयर्स भी हो सकती है एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्क्रीटाइज करते हैं। डिस्क्रीटाइज का मतलब क्या है, ये भी हम लोगों ने इस डेटा माइनिंग के सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया होगा कि जब हम लोग बिनिंग की बात करते हैं या बकेट्स बनाने की बात करते हैं, सो इन शॉर्ट कि हम लोग अगेन क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स को उसकी डिस्क्रीटाइजेशन करके उसको नॉमिनल एट्रीब्यूट्स में या कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो उसकी एक अप्रोच है कि स्टैटिक, कि हम लोग डिस्क्रीटाइज करें, स्टार्ट के ऊपर डाटा सेट ले लें और उसको कन्वर्ट कर दें तीन क्लासेस के अंदर, तीन उसकी स्टेट्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर, 4 कैटेगरीज के अंदर या 5। जबकि इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, डायनामिक। डायनामिक क्या है कि हम लोगों ने अपने डाटा सेट को डिस्क्रीटाइज किया, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, और जब हमारा एक नोड सेलेक्ट हो गया एज ए टेस्ट कंडीशन के ऊपर या एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर के ऊपर, सो जब हम लोग सेकंड आइटरेशन के ऊपर आएंगे या सेकंड नोड जब हमने सेलेक्ट करना होगा, तो देन हमारे पास जो रिमेनिंग सैम्पल्स बचेंगी उनके ऊपर अगेन हम उनको डिस्क्रीटाइज करेंगे। ये है कि हम स्टार्ट के ऊपर ही उसको सारी सैम्पल्स को, सारे एग्जाम्पल्स को उसको डिस्क्रीटाइज कर दें 2 3 या 4 कैटेगरीज के अंदर। जबकि डायनामिक के अंदर क्या है कि हम लोग आइट्रेटिवली चलते हैं, पहले हम लोग सारी सैम्पल्स में से उसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, देन सेकेंड आइट्रेशन के अंदर जो आइटम्स के ऊपर डिसीजन हो चुका होता है, जो बाकी जो बच जाती हैं, उन बाकी के ऊपर हम लोग अगेन उसको बकेट्स क्रिएट करते हैं या बिनिंग करते हैं उनकी। सो इसकी बाइनरी क्या है, बाइनरी डिसीजन क्या हो सकता है कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स के लिए, कि हम लोग एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, लाइक अगर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज से कम होगी तो एक सबसेट होगा, और उससे ज़्यादा या उसके बराबर हो तो वो दूसरा सबसेट कंसीडर किया जाएगा। सो लाइक कंसीडर ऑल पॉसिबल स्प्लिट्स एंड फाइंड द बेस्ट कट। हम डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ को रेंजेस के ऊपर जाके उसको स्प्लिट करते हैं और देन देखते हैं कि बेस्ट कट कौन सा है। लाइक एक कट हम लोग लगा सकते हैं कि 35 ईयर्स, लेस देन 35 ईयर्स के ऊपर वैल्यू क्या होगी, और ग्रेटर देन 35 और इक्वल टू 35 उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके ऊपर हम लोग उसके डिफरेंट स्प्लिट्स करके हम लोग चेक करते हैं कि वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है या कितनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। देन हम कंसिडर करते हैं, सपोज 40 हम लोग कट कंसिडर कर लेते हैं। अब लेस देन 40 क्या है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 के ऊपर क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है आपका डिसीजन ट्री। ओके, सो इट could be more computationally expensive. सो इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, लाइक इनकम या एनुअल इनकम का एट्रीब्यूट है, तो उस पर हम लोगों ने कंसिडर किया या तो लेस देन और इक्वल टू 80,000 है या नहीं, और ये आपका होगा कि लेस देन और इक्वल टू 80K और दिस इज़ ग्रेटर देन 80K। तो ये आपका बाइनरी स्प्लिट है। जबकि इसको मल्टीवे स्प्लिट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उसको मल्टीवे में कैसे कर सकते हैं कि एक हमने सबसेट बना दिया लेस देन 10,000, फिर 10,000 से 25,000, एंड थर्ड स्प्लिट इज़ 25 to 50,000, एंड फोर्थ वन इज़ 50 to 80,000, एंड द फिफ्थ वन इज़ ग्रेटर देन 80,000। सो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है हमारे पास मल्टीवे स्प्लिट है फॉर कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स। और ये जो हमारे पास पहली एग्जांपल है ये हमारे पास है बाइनरी स्प्लिट और टू वे स्प्लिट फॉर कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स। सो उतनी इसी सारे डिस्कशन को यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर समराइज़ किया हुआ है कि पार्टीशनिंग सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। लाइक आपके पास एक एट्रीब्यूट है
उसकी डिफरेंट आउटकम्स हैं 1 2 3 4 अंटिल यू नो कुछ उसकी कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 10 कंसिडर कर लें, 15 कंसिडर कर लें, या 8 9 जितनी भी आप ओके। उसके बाद आपके पास है एक कंटिन्यूस एट्रीब्यूट दिखाया गया है बी एग्जाम्पल के अंदर, देन आपके पास एक बाइनरी एट्रीब्यूट दिखाया गया है सी डायग्राम में। सो ए डायग्राम की बात करते हैं, इसके लिमिटेड नंबर ऑफ इसकी कैटेगरीज हैं या डिस्क्रीट नंबर ऑफ इसकी आउटकम्स हैं। सो उसके लिए क्या है, ये आपके पास उसकी उसकी आउटकम्स हो सकती हैं 5, लाइक कलर इज़ रेड और ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ऑरेंज। उसकी हर एक आउटकम के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास कलर का एट्रीब्यूट है, इसमें हमारे पास उसकी आउटकम्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड ऑरेंज। सो ये एक मल्टी वे स्प्लिट है। अगेन एक और एट्रीब्यूट है इनकम का, जिसमें हमारे पास इनकम उसकी लो हो सकती है, मीडियम या हाई। तो ये भी अगेन 3 वे स्प्लिट है। एक्चुअली ये हमारे पास डिस्क्रीट एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास कंटिन्यूस एट्रीब्यूट है, और सी डायग्राम के अंदर ये अगेन हमारे पास डिस्क्रीट एट्रीब्यूट है, बट ये बाइनरी एट्रीब्यूट है। ओके, कंटिन्यूस के अंदर क्या है, हम लोग इसकी अगर हम उसको बाइनरी स्प्लिट की बात कर रहे हैं तो उसको चेक लगा दिया हमने 42,000 के ऊपर। अगर सैलरी इनकम उसकी 42,000 से ज़्यादा है तो एक सबसेट, या 40,000 से कम है या बराबर है तो उसका सेकंड सबसेट। अगेन फॉर बाइनरी एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास सिर्फ 2 आउटकम्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कलर की बात करें, कलर इज़ आइदर रेड और ग्रीन, सो उसके लिए येस या नो, उसके 2 स्प्लिट्स हैं। सो ये तो था हमारे पास हाउ टू स्पेसिफाई दी टेस्ट कंडीशंस। सो डिसीजन ट्रीज इंडक्शन के में हमारे पास कुछ पॉइंट्स कह लें या इश्यूज़ कह लें जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो फर्स्ट जो इशू या पॉइंट है वो है चूजिंग स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट, कि कौन सा एट्रीब्यूट हम लोगों ने सेलेक्ट करना है और कब करना है। रूट नोड कौन सा होगा, देन कौन सा नोड सेलेक्ट किया जाएगा, देन कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया जाएगा। सो चूजिंग स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स। उसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स, उनका ऑर्डर क्या होगा। थर्ड वन इज स्प्लिट पॉइंट्स। स्प्लिट पॉइंट्स कौन से होंगे, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू स्पेसिफाई दी टेस्ट कंडीशंस, कि कौन से सबसेट्स एट्रीब्यूट के कौन से सबसेट्स लिए जाएंगे, रेड एंड ग्रीन लिया जाएगा या रेड एंड ब्लू लिया जाएगा एज ए वन सबसेट, और दूसरा सबसेट कौन सा लिया जाएगा। सो स्प्लिटिंग पॉइंट्स क्या होंगे। ओके, ट्री स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टॉपिंग क्राइटेरियाज, ये भी अगेन अफेक्ट कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द डिसीजन ट्री। एंड एट द एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ द ट्रेनिंग डाटा, कि हम कितने डाटा सेट के ऊपर, कितने सैम्पल्स के ऊपर हम लोग डिसीजन ट्री को ट्रेन कर रहे हैं। सो जितना ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा सेट होगा उतना ज़्यादा आपका मॉडल अच्छे से लर्न करेगा, आपकी मॉडल की एक्यूरेसी, आपकी डिसीजन ट्री की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। सो साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ट्रेनिंग डाटा का इन द परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी ऑफ द डिसीजन ट्रीज। And again, pruning is another important parameter for that affects the performance of the decision trees. So now the second topic of this lecture is attribute selection measures, जो कि helpful है in order to determine the best split. अगर हम लोग जैसे previous slides में हम लोग बात कर रहे थे कि इन बाइनरी या 2 वे स्प्लिट के अंदर हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स की आउटकम्स को 2 सबसेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। शर्ट साइज़ की बात करें तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। सो हम लोगों ने क्या बात की थी कि स्मॉल मीडियम को कंबाइन करना है या मीडियम को एक साइड पे रखना है और मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज को दूसरा सबसेट कंसिडर करना है। सो इन दोनों में से कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सा स्प्लिट दोनों में से ऑप्टिमल होगा, बेस्ट कौन सा होगा। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स, या कौन सा नोड या कौन सा एट्रीब्यूट हम लोगों ने रूट नोड कंसीडर करना है, एंड देन कौन सा नोड रूट नोड के बाद आएगा, एंड सो ऑन। ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होगा, सो वो भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। सो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर इज एक्चुअली अ ह्यूरिस्टिक फॉर सेलेक्टिंग द splitting criteria. Splitting criterion that best separates a given data partition of class labeled training tuples into
इंडिविजुअल क्लासेस, आपका वो एट्रीब्यूट आपके उस एट्रीब्यूट की पर्टिकुलर आउटकम बेस्ट स्प्लिट करेगी या बेस्ट उसको स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कंसीडर किया जाएगा, जो कि आपके सैम्पल्स को या एग्जाम्पल्स को उसकी होमोजीनियस क्लासेस के अंदर या इंडिविजुअल क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड करे। लाइक जैसे हम लोगों ने बात की थी एज के एट्रीब्यूट की, तो हमने कहा कि यूथ एज ए वन सबसेट एंड मिडल एज एंड सीनियर एज ए सेकेंड सबसेट। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूथ एंड मिडल एज्ड एज वन सबसेट एंड सीनियर एज सेकेंड सबसेट। और इसकी अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप यूथ एंड सीनियर को ज्वाइन करके एक सबसेट बना सकते हैं और मीडियम को दूसरा सबसेट बना सकते हैं। तो इनमें से बेस्ट कौन सा होगा? सो हम लोग चूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। अब इनमें से वो बेस्ट होगा जो कि उसकी पार्टीशंस को या उसके डाटा पार्टीशंस को या एग्जाम्पल्स को इंडिविजुअल क्लासेस के अंदर या होमोजेनियस क्लासेस के अंदर पार्टीशनिंग करें उनकी। सो लाइक ये 5 yes में लेके आ रहा है और ये 3 no's के अंदर ले आ रहा है। इसके 22 कंप्यूटर नो वाले 3 सैंपल इस सबसेट के ऊपर आ रहे हैं और 22 कंप्यूटर के 5 सैंपल्स जो येस हैं वो इस नोड के ऊपर आ रहे हैं। सो ये क्या है, एक होमोजीनियस पार्टीशनिंग कर रहा है आपके डाटा सैंपल्स की या एग्जाम्पल्स की। अगर इसकी बात करें तो इसमें सपोज 2 नो आ रहे हैं, 3 येस आ रहे हैं और इसमें आपके पास 2 नो एंड 1 येस आ रहा है। सो ये आपका बेस्ट स्प्लिट होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें क्या है, ये डाटा सेट को आपके पार्टीशंस को इंडिविजुअल क्लासेस के अंदर स्प्लिट कर रहा है, जबकि बट अगर इसकी बात करें तो ये एक बेस्ट स्प्लिट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ये सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ अनसर्टेनिटी कैसे है, यहाँ पे हमारे पास इस सबसेट के ऊपर हमें येस भी मिल रहे हैं, नो भी मिल रहे हैं, और यहाँ भी अगेन दूसरे सबसेट के ऊपर भी हमें येस भी मिल रहे हैं, नो भी मिल रहे हैं। सो ये अनसर्टेन है, बेस्ट नहीं है, प्योर नहीं है। जबकि अगर इसकी बात करें तो ये प्योर स्प्लिट है कि इसने सारे की सारी येस को एक साइड पे रख दिया, डिवाइड कर दिया, और सारे के सारे नो के जो सैंपल्स थे उसने उसको दूसरे सबसेट के ऊपर पार्टीशंस उसकी क्रिएट कर दी। सो ईच पार्टीशन वुड बी प्योर, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्योर का मतलब क्या है कि वो सिमिलर टाइप ऑफ या इंडिविजुअल क्लासेस को उनको इंडिविजुअल सबसेट्स के ऊपर डिवाइड करे। ऑल द टपल्स दैट फॉल into a given partition would belong to the same class. So जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। So attribute selection measures also known as splitting rules because they determine how the tuples at a given node are to be split. So actually the attribute selection measure provides a ranking for each attribute describing the given training tuples. रैंकिंग मीन्स कि बेस्ड ऑन देयर बेस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया और प्योरिटी हम उन एट्रीब्यूट्स को रैंक करते हैं। सो जिसका जो जितना ज़्यादा प्योर होगा वो उतना ज़्यादा उसका रैंक ज़्यादा होगा, उसका स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो एज ए रूट नोड कंसिडर किया जाएगा। एंड देन अगेन ये काम आइटरेटिवली हम लोग करते रहते हैं। सो द एट्रीब्यूट हैविंग द बेस्ट स्कोर फॉर द मेजर इज चूजन एट द splitting attribute for the given tuples. If the splitting attribute is continuous valued, or if we restrict it to the binary trees, then respectively either a split point or splitting subset must also be determined as part of the splitting criterion. So एक काम तो हमारे पास होता है कि हम लोगों ने splitting criterion define करना होता है, कि means के attribute select करना होता है। सो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास अगेन 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। एक ये कि आया कि आपका वो एट्रीब्यूट जो सिलेक्ट हुआ है वो कंटिन्यूस एट्रीब्यूट है, और कंटिन्यूस एट्रीब्यूट है तो हम लोग स्प्लिट पॉइंट भी हम लोगों ने चूज़ करना होता है कि कौन सा स्प्लिट पॉइंट बेस्ट होगा, कहाँ पे हम लोगों ने कट लगाना है।
लाइक एज की बात करें तो लेस देन 30 ईयर्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स, ये बेस्ट स्प्लिट होगा, या 40 ईयर्स को हम लोग बेस्ट कट कंसीडर करेंगे। सो एक पॉइंट तो ये है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आया कि हमने अपना जो ट्री कंस्ट्रक्ट करना है वो बाइनरी ट्री रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो देन हम लोगों ने स्प्लिटिंग सबसेट भी कंसीडर करने होते हैं, सबसेट्स बनाने होते हैं। देन उन सबसेट्स में से बेस्ट या ऑप्टिमल कौन सा है वो भी चूज़ करना होता है यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। सो द ट्री नोड क्रिएटेड फॉर पार्टीशन डी इज लेबल्ड विद द स्प्लिटिंग क्राइटेरियन। जो नोड हम लोग सिलेक्ट करते हैं हम उसे उस एट्रीब्यूट से उस नोड का उस एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं, और ब्रांचेस के ऊपर हम लोग जो उस एट्रीब्यूट के आउटकम्स होती हैं वो प्लेस करते हैं, और टपल्स आर पार्टीशनड अकॉर्डिंगली। लाइक अगर हम लोगों ने एज का एट्रीब्यूट हम लोगों ने कंसीडर किया तो उसके यूथ के ऊपर वो सारी टपल्स आ जाएंगी। ब्रांच के ऊपर हम लोगों ने यूथ लेबल कर दिया, और इस साइड पे वो सारी टपल्स आ जाएंगी जो कि एज के यूथ से बिलोंग करती हैं। ओके, सिमिलरली फॉर दी other subset. So here we have different attribute selection measures. The first one is information gain, जो कि हम लोग ID3 डिसीजन ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। देन सेकंड हमारे पास है गेन रेशो, जो कि C4.5 डिसीजन ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड देन वी विल डिस्कस जीनी इंडेक्स और गिनी इंडेक्स विच इज़ यूज इन कार्ट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज। ये तीन बहुत फेमस एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स हैं जो कि डिसीजन ट्रीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। हम आने वाले अपने 3 लेक्चर्स के अंदर इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और हर एक को लेक्चर में हम लोग इसकी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि किस तरह टेस्ट कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाता है, और किस किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। वो डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ एट्रीब्यूट के ऊपर एंड द नंबर ऑफ वेज यू वांट टू स्प्लिट। देन हम लोगों ने कुछ इश्यूज़ की बात की कि डिसीजन ट्री इंडक्शन की परफॉर्मेंस किन एट्रीब्यूट्स, किन पॉइंट्स या किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। देन हम लोगों ने बात की हाउ टू डिटरमाइन बेस्ट स्प्लिट, जिसमें हम लोगों ने कहा कि उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। उनमें हम लोगों ने बात की जीनी इंडेक्स की, गेन रेशो की एंड इंफॉर्मेशन गेन की। सो दैट्स इट।